किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर। इसकी तकनीकी प्रस्तुतिकरण वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें, कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है नहीं, अभी इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये प्रेस नोट पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा, कौन कौन निविदा आता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है, उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे, हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी। उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके। तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं, उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावट एनओसी में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था, तो निवेशक परेशान होकर के कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, ये सब इन लोगों के जिम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग, और इस पर हम लोग ये सारे लोग जिले के जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को, पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय। पार्थ श्रमिक के रूप में 30,000 रुपए, क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपया प्रति माह की दर से इन्हें दिया जाएगा। 30 और 10 कुल मिला के 40,000 रुपये। एक शोधार्थी को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग, और आवास व्यवस्था स्वयं करेंगे हम लोग, को उनकी आवास की व्यवस्था नहीं कराएंगे। हो गया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे तो हमारे नगर विकास और बिजली मंत्री हैं, वो नगर विकास और बिजली से संबंधित जो प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित हुए हैं उसके संबंध में अपनी बात रखें। माननीय शर्मा जी।
एक आखिरी होगा। हाँ ये मेरे को छूटेगा सॉरी। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली पे पर्यटन विभाग उनकी जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आज जनपद गोरखपुर के ग्राम असरकरगंज के घाटा संख्या 82 के मकानात में 460 वर्ग मीटर भूमि जो बंजर भूमि में गांव सभा की, उसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को मंत्री परिषद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और इस जो भूमि हमें मिली है पर्यटन विभाग को, इस पर पर्यटन स्थल के रूप में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश और विदेश से उनके तमाम शिष्य आते हैं और उस स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको डेवलप करने का काम हमारा पर्यटन विभाग करेगा। अरे वो तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना। वो जमीन आज मिली है, आज जमीन हमें दी गई है माननीय मंत्री परिषद के अनुमोदन से। उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम जाएगी, टेक्निकल टीम जाएगी, उसको करके उसका प्रोजेक्ट बनाएगी। जितने का प्रोजेक्ट बनाएगा उस पर हम लोग सहमति और स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। पहले मैं ऊर्जा का जो एक प्रस्ताव था उसकी बात कर देता हूँ। विद्युत निरीक्षक, आपने शब्द सुना होगा, विद्युत सुरक्षा निदेशालय जो हमारा है, उसमें नियमावली बनाने का विषय था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया हुआ है, विद्युत अधिनियम। उसके तहत भारत सरकार ने अपनी नियमावली बना दिया। उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के सारे प्रावधान उसमें आते हैं। उसी के क्रम में राज्य सरकार को भी उसकी नियमावली बनाना अपेक्षित था। जो सेक्शन जो विद्युत अधिनियम है उसका सेक्शन 162, 180 के तहत राज्य सरकारों को भी बनाना था अपेक्षित, लेकिन यहाँ अभी बन नहीं पाया था। अब हम उसकी नियमावली बना करके लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता, जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसमें कैसे इंस्पेक्टर जो है वो किस जगह पे उसको जाने का अधिकार होगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, किस इंस्पेक्शन के पहले और इंस्पेक्शन के बाद वो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाएगा, ये सारी बातें जो है इस नियमावली में आती हैं, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। नगर विकास विभाग के कुल 4 प्रस्ताव थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि हमारा जो संपत्ति कर है वो हमारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो संपत्ति कर का जो व्यवस्थापन होता है वो नगर निगमों में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में ऑलरेडी प्रावधान किया हुआ है। और उस प्रावधान के तहत जो हमारा अधिनियम है उसके प्रावधानों के तहत सन 2000 में आवासीय भवनों के लिए और सन 2013 में अनावासीय भवनों के लिए नियमावली भी बन गई। यहाँ तक नगर निगमों का सवाल था, उनकी दोनों नियमावलियां बन चुकी हैं, आवासीय और अनावासीय, 2000 और 2013 में। और उन्हीं प्रावधानों को जो एक्ट में, जो नगर निगम अधिनियम में प्रावधान थे, उसी को
नगर पालिका अधिनियम में समाहित करते हुए